हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आजकल मुझसे काफी लोग सब्सक्राइबर्स भी पूछते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो दीज डेज आई एम वी रीडिंग अ बुक बाय द नेम ऑफ द वर्ल्ड फॉर सेल। एंड दिस बुक की क्या खासियत है कि ये बुक आपको कमोडिटी ट्रेडर्स के बारे में बताती है। कमोडिटी ट्रेडर्स वो नहीं जो एक्चुअली जाके कमोडिटी ट्रेडिंग फाइनेंशियली करते हैं, बट एक्चुअली में वो कमोडिटी ट्रेडर्स जो एक्चुअली में फिजिकल कमोडिटी की डिलीवरी लेके ट्रेडिंग करते हैं। तो किसी कंट्री को ऑयल ट्रेड करना है, किसी कंट्री को बॉक्साइट ट्रेड करना है, किसी कंट्री को एल्यूमिनियम ट्रेड करना है, तो कैसे कमोडिटी ट्रेडर्स ने साइलेंटली वर्ल्ड को कैप्चर करा, दिस इज द की मैसेज ऑफ दिस बुक। एंड कैसे आज स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो भी हम कमोडिटी बिजनेसेस देखते हैं, अगर आप एल्यूमिनियम का बिजनेस देख रहे हैं, अगर आप स्टील का बिजनेस देख रहे हैं, अगर आप ऑयल का बिजनेस देख रहे हैं, तो कैसे एक फाइन लाइन इन बिजनेसेस के बीच में कनेक्टेड है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग बुक्स आई हैव रेड। तो मैं बिगनिंग में वीडियो के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ जरूर ये शेयर करा करूंगा कि आजकल हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो आज हम जिस बिजनेस का एनालिसिस करने वाले हैं वो एक सोडा ऐश इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है। एंड साथ साथ हम पूरी सोडा ऐश इंडस्ट्री का भी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आज फर्स्ट टाइम एसओआईसी चैनल पे कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो मेनली 4 ही तरीके के इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसको हम बहुत सिंपली एक स्टोरी फॉर्मेट में समझ सकते हैं। तो 4 तरीके के क्या इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होते हैं। पहला तरीके का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है, जहां पे बहुत सारे सेलर्स हो एंड जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो एंड एक तरीके की वो प्रोडक्ट कमोडिटी बन जाती है, तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अगर आप शुगर का बिजनेस देखते हैं तो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि आप उस कमोडिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेकंड की तरीके का जो धंधा होता है या जो सेकंड टाइप का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। तो अगर आप मोनोपोली का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में आईआरसीटीसी हो गया या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया। अगर आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हैं तो अगर रेलवे की अगर आपको टिकट ऑनलाइन खरीदनी है, रेलवे की आपको टिकट लेनी है, तो दैट इज अ रेगुलेटेड मोनोपोली। तो वहां पे एक ही ऐसी कंपनी है जो वो उस बिजनेस को कर सकती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। थर्ड टाइप का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डुओपोली। तो डुओपोली इस टाइम पे वैसे टेलीकॉम सेक्टर ऑफिशियली नहीं है, बट टेलीकॉम सेक्टर इंडिया का में अगर आप देखेंगे तो भारती एयरटेल और जियो है। वैसे वोडाफोन आइडिया भी है, बट वोडाफोन आइडिया काफी तेजी से मार्केट शेयर लूज कर रहा है। बट बहुत तेजी से इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर है एक तरीके की डुओपोली बनते जा रहे हैं। तो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ डुओपोली, जहां पे 2 ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रह जाते हैं एंड 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और डुओपोली का कौन सा एग्जांपल है, एलिफेटिक अमाइंस में अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस का विद इन इंडिया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डुओपोली। वहां पे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जो कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं ओलिगोपोली। एंड ओलिगोपोली का यहाँ पे क्या एग्जांपल है, ओपेक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक 1960s और 70s के अंदर फॉर्म हुआ था। एंड यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट के हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने आगे साथ मिलकर प्रोडक्शन को कंट्रोल करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसिंग पे इंपैक्ट होने लग गया। क्योंकि आप सप्लाई को अगर आप कम कर देंगे और अगर डिमांड बढ़ते रहेगी तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओलिगोपोली, जहां पे फ्यू प्रोड्यूसर्स हैं एंड वो एट द एंड कमोडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम जिस इंडस्ट्री को पढ़ेंगे उसका नाम है सोडा ऐश। एंड सोडा ऐश इंडस्ट्री के अंदर जो हम जिस कंपनी का पढ़ने वाले हैं उसका नाम टाटा केमिकल्स है। एंड साथ साथ हम पूरी इंडस्ट्री का ही एनालिसिस करेंगे। टाटा केमिकल्स, अगर हम जब सोडा ऐश की भी बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री, स्पेशली जब हम डोमेस्टिकली देखते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि सोडा ऐश होता क्या है। तो सिंपली सेट, सोडा ऐश एक तरीके का इनऑर्गेनिक केमिकल है। एंड सोडा ऐश करता क्या है, तो सैंड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करता है। एंड जब ये सैंड का मेल्टिंग टेम्परेचर रिड्यूस करता है तो इट इज वेरी हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लासेस। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो सोडा ऐश का ऑलमोस्ट 50% जो यूसेज है दैट इज जस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लासेस। एंड ग्लासेस भी 2 तरीके के मैन्युफैक्चर होते हैं, एक तो कंटेनर ग्लास मैन्युफैक्चर होता है और एक फ्लैट ग्लास मैन्युफैक्चर होता है। तो कंटेनर ग्लास कौन सा होता है, जो हम बेसिकली घर पे यूज करते हैं। अगर हम फूड को स्टोर करने के लिए यूज करें तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटेनर ग्लास। अगर आप पेप्सी की बॉटल पी रहे हैं जो ग्लास के अंदर है, या कोक की बॉटल पी रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटेनर ग्लास। फार्मा की जो वायल्स हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटेनर ग्लास। सो कंटेनर ग्लास की जो डिमांड है बड़ी नॉन सिक्लिकल रहती है। दूसरे तरीके का ग्लास कौन सा है, फ्लैट ग्लास। तो फ्लैट ग्लास ऑटो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है एंड सोलर पैनल्स के अंदर भी यूज होता है एंड सोलर ग्लासेस के अंदर भी यूज होता है। सो दैट इज द सेकंड की यूसेज।
थर्ड की यूसेज यहाँ पे क्या आती है, तो थर्ड की यूसेज जो सोडा ऐश है, इससे एक और इसका जो एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड और भी केमिकल्स के अंदर सोडा ऐश की यूसेज होती है। हम इसकी जाके आगे डिटेल में भी बात करेंगे। फोर्थ की यूसेज जो यहाँ पे सोडा ऐश की आती है, अगर आप समझना चाहते हैं, तो फोर्थ की यूसेज यहाँ पे जो डिटर्जेंट्स हैं उसके अंदर होती है, एंड उसके साथ साथ 15% अदर यूसेज है ग्लोबली। इंडिया के अंदर आप देखते हैं तो 17% इंडिया के अंदर जो यूसेज है वो बेसिकली आपके जो सर्फ एक्सेल या डिटर्जेंट हो गया उसमें है, 17% फ्लैट ग्लास में, 22% कंटेनर ग्लास में, 28% केमिकल्स में, एंड 15% अदर्स में। एंड साथ साथ अगर आप सोडा ऐश की इंडस्ट्री देखते हैं ग्लोबली, तो इट इज अ वेरी वेरी स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो पहले अगर हम वर्ल्ड वाइड मार्केट को देखते हैं, तो आज सोडा ऐश की जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड कुछ 62 मिलियन टन पर एनम की है, जो इंडिया के अंदर आज कुछ 4 मिलियन टन पर एनम की इंडस्ट्री है। तो पहले हम वर्ल्ड वाइड का अगर ग्रोथ देखते हैं तो आपको यहां पे पता लगेगा, तो हर इंडस्ट्री को एनालाइज करने से पहले आपको उसकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखनी चाहिए। तो वर्ल्ड में 2015 में 56 मिलियन टन पर एनम सोडा ऐश मैन्युफैक्चर हो रहा था, और आज ऑलमोस्ट 62 टू 63 मिलियन टन पर एनम के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिमांड है। साथ साथ अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड जब आप देखते हैं तो 2007 में 23 मिलियन टन पर एनम की थी, whereas 2022 में 41 मिलियन टन पर एनम की है। तो यहाँ इस डेटा पॉइंट से हमारी जो बिजनेस की स्टोरी है, इंडस्ट्री की स्टोरी है, इससे दो चीजें प्रूव हो जाती हैं कि दिस इज अ वेरी स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी सिक्लिकलिटी आएगी, तो वो ये सिक्लिकलिटी आ सकती है कि शायद से 2-3 साल इंडस्ट्री ग्रो ना करे, बट यहाँ पे ऐसी सिक्लिकलिटी नहीं आती इस इंडस्ट्री में कि प्राइसिंग वॉर हो जाए या प्राइसिंग के ऊपर आ जाए। तो डिफरेंट तरीके की सिक्लिकलिटी होती है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पे सिक्लिकलिटी क्या आएगी कि आपकी जो रियलाइजेशन है सोडा ऐश की, यहाँ जो आपके सोडा ऐश के प्राइसेस हैं वो शायद से थोड़े रिड्यूस हो जाए, पर मार्जिन पे फिर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता जब हम प्लेयर्स को देखते हैं। बट हाँ, सेल्स ग्रोथ के ऊपर जरूर इंपैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समझाना पॉइंट जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम शुगर का बिजनेस पढ़ते हैं, जब हम ग्राफाइट इलेक्ट्रोड की साइकिल देखते हैं, जब हम भंसाली जैसे बिजनेस की साइकिल देखते हैं, तो वहां पे जब सिक्लिकलिटी होती है तो एकदम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। पर वेराज जब हम इस बिजनेस की सिक्लिकलिटी देख रहे हैं, तो इस बिजनेस में साइकिल्स आर नॉट वेरी वेरी शार्प। तो ये एक बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है इस एस्पेक्ट में, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 3 तरीके के प्रोडक्शन प्रोसेस है। तो कौन से 3 तरीके के प्रोडक्शन प्रोसेस है? तो फर्स्ट तरीके का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट इज अ नेचुरल प्रोडक्शन प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? तो नेचुरल प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उसका केन्या के अंदर एंड टर्की के अंदर होता है। नॉर्थ अमेरिका, केन्या और टर्की के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि सोडा ऐश का जो वहां पे बेसिक रॉ मटेरियल है उसको हम कहते हैं ट्रोना। तो ट्रोना इन 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, यहाँ पे इन 3 जो ज्योग्राफीज है उनके अंदर ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरी वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि ट्रोना की कैसे माइनिंग हो रही है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट वे फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडा ऐश। तो जब हम टाटा केमिकल्स की बात करेंगे, तो टाटा केमिकल्स का भी आप प्रेजेंस देखेंगे केन्या के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका में, प्राइमरली इस रीजन की वजह से है क्योंकि दिस इज द चीपेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर सोडा ऐश, क्योंकि दूसरे मेथड से 60 to 65% दिस मेथड इज चीपर। सेकेंड वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम सोडा ऐश देखते हैं, तो दैट इज बाय द सिंथेटिक या फिर केमिकल मेथड बाय द नेम ऑफ हाउ। तो HOU करके एक मेथड होता है जिसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, सॉल्ट का होता है, लाइमस्टोन का होता है, एंड ब्राइन का आई थिंक सॉल्ट के साथ ही वहां पे रिएक्शन होता है, बट इसमें अमोनिया की यूसेज होती है, एंड साथ साथ इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो फर्टिलाइजर का निकलता है, जो चाइनीज गवर्नमेंट उसको साथ साथ सब्सिडाइज भी करती है। तो जो हाउ प्रोडक्शन मेथड है दैट इज प्राइमरली यूज्ड इन चाइना। फिर जो थर्ड मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमसली यूज्ड प्रोडक्शन मेथड है वो है द सॉल्वे प्रोडक्शन मेथड। तो सॉल्वे प्रोडक्शन मेथड 1860 में सॉल्वे जो कंपनी है उसी ने बनाया था, एंड आज वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 50% ऑफ प्रोडक्शन जो सोडा ऐश की होती है वो सॉल्वे प्रोडक्शन मेथड से होती है। तो सॉल्वे प्रोडक्शन मेथड में क्या आपके 3-4 रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। एक तो आपका कोल की बहुत ज्यादा यूसेज है, सेकंड जो आपकी सिंपल यूसेज है वो लाइमस्टोन की है, एंड थर्ड जो आपकी यूसेज है वो सॉल्ट की है। तो जो थर्ड का जो प्रोडक्शन मेथड है, इंडियन कंपनीज थर्ड प्रोडक्शन मेथड को यूज करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको एक और चीज पता लगेगी कि इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 4 ही प्लेयर्स हैं। कौन कौन से 4 प्लेयर्स हैं? तो पहला इस इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर है टाटा केमिकल्स, जिसकी हम बात करने वाले हैं। सेकंड इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्लेयर है दैट इज GHCL। थर्ड इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्लेयर है दैट इज निरमा। एंड फोर्थ जो इस इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर है दैट इज रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली जो एक डिटर्जेंट आता है बाय द नेम ऑफ घड़ी, उसके अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके सोडा ऐश बना रहे हैं। तो यहाँ पे यही 4 की प्लेयर्स हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्री के अंदर एंट्री बैरियर्स देखते हैं। इस इंडस्ट्री में क्या एंट्री बैरियर्स हैं जिसकी वजह से इतने सारे प्लेयर्स क्यों नहीं एंटर कर पाते हैं? तो देखा जाए कमोडिटी केमिकल, बट फिर भी कंपनीज 25-30% EBITDA मार्जिन कैसे कमा रही है? तो यहाँ पे सिंपल रीजन क्या है?
पहला रीजन फॉर एंट्री बैरियर, फर्स्ट सिंपल रीजन इज लैंड एक्विजिशन, यहाँ पे 2-3 ईयर्स तो लैंड एक्विजिशन के अंदर लग जाते हैं। सेकेंड की रीजन इज इंक्रीजिंग कैपिटल कॉस्ट, इसकी हम आगे बात करेंगे क्योंकि कमोडिटी केमिकल है तो यहाँ पे आपको कैपिटल कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा लग जाता है। तो आपको जस्ट एज एन एग्जांपल देता हूं, तो GHCL करके कंपनी है जिसका इस टाइम पे कैपेक्स ग्रीनफील्ड आ रहा है, 5 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी आ रही है, पूरी इंडस्ट्री 40 लाख टन पर एनम की है, पर जो 5 लाख टन पर एनम का कैपेक्स आ रहा है वो 3500 करोड़ पे आ रहा है, बिकॉज इट इज अ ग्रीनफील्ड कैपेक्स। तो अगेन एक इंक्रीजिंग कैपिटल कॉस्ट है। एंड ये जो 3500 करोड़ के कैपेक्स के बाद भी यहाँ से उसका जो ईबिटा बनेगा वो ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ही बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पे पे बैक पीरियड भी 6-7 ईयर्स का ही बैठता है। सो अगेन फॉर अ न्यू एंट्रेंट टू एंटर द इंडस्ट्री इट इज नॉट सो लुक्रेटिव, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई भी हुई है लास्ट 15-20 ईयर्स में। तो इनकम्बेंट्स के बाद क्योंकि पुरानी कैपेसिटीज है तो उसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। एंड इतना ज्यादा कैपिटल लगाना एंड 5-7 ईयर्स का जो एक जेस्टेशन पीरियड है वो भी बेयर करना काफी टफ हो जाता है। थर्ड की रीजन फॉर एंट्री बैरियर्स यहाँ पे दैट इज द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट डे से अगर आप ग्रीन फील्ड कैपेक्स यहाँ पे अगर आप लगाते हैं, सपोज करते हैं आज आप जाके सोडा ऐश का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इट विल टेक यू 7 ईयर्स टू स्टार्ट प्रोडक्शन। तो क्या आप 7 ईयर्स के लिए अपने प्लांट को डेड रखेंगे या पैसे को डेड रखेंगे? एंड 7 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद भी इट विल टेक यू 6 to 7 ईयर्स टू गेट द पे बैक। तो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का पे बैक होएगा फॉर अ न्यू एंट्रेंट विच इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस वजह से फॉर अ न्यू एंट्रेंट इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू एंटर द इंडस्ट्री ऑफ सोडा ऐश। और अगर यहाँ पे हम रीजंस फॉर बैरियर्स टू एंट्री देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि इंडस्ट्री ओलिगोपोलिस्टिक है, फिर एक स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि हर साल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है, माने इंडिया के अंदर अगर मतलब 40 लाख टन पर एनम की इंडस्ट्री है तो हर साल 2 लाख टन पर एनम या 3 लाख टन पर एनम से ही इंडस्ट्री ग्रो करेगी। फिर लो आरओसी इनिशियली होगी क्योंकि आपके एसिड्स जैसे स्वेट आउट होंगे तो इनिशियली आपकी आरओसी भी बढ़ती जाएगी। एंड फाइनल की रीजन फॉर द एंट्री बैरियर विद इन दिस इंडस्ट्री इज कि बेसिकली एक्सेस टू रॉ मटेरियल, कि आपका एक्सेस टू लाइमस्टोन होना चाहिए क्योंकि लाइमस्टोन की माइंस के साथ आपके टाई अप होने चाहिए। फिर एक्सेस टू कोल तो चलो इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। फिर देन एक्सेस टू ब्राइन और सॉल्ट होना चाहिए। तो इस वजह से आप देखेंगे कि GHCL हो गया या टाटा सॉल्ट हो गया, तो टाटा सॉल्ट इज स्टिल मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा केमिकल्स, क्योंकि टाटा केमिकल्स वाज बोर्न एज अ सोडा ऐश कंपनी एंड साथ साथ वो टाटा सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो दिस इज वन ऑफ द सिनर्जीज। आज भी टाटा कंज्यूमर टाटा सॉल्ट बेचती है बट मैन्युफैक्चरिंग आज भी टाटा केमिकल्स ही करता है। एंड अगर आप यहाँ GHCL की कॉन कॉल भी पढ़ते हैं तो आपको फर्दर पता लगेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स क्या है। तो GHCL भी क्या बोलता है आपको, यहाँ पे जो कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट कमेंस करना है इस इंडस्ट्री में तो आपको 5 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। 5 to 7 ईयर्स क्यों? क्योंकि 2 to 3 ईयर्स तो लैंड की एक्विजिशन में लगते हैं, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज में, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का एक जेस्टेशन पीरियड है, अगेन विच एड्स टू द एंट्री बैरियर्स ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक इन्वेस्टर को सीखनी चाहिए, दैट ईच एंड एवरी इन्वेस्टर हैज टू बी अ लर्निंग मशीन। Why each and every investor has to be a learning machine? Because investing is a profession which is not just about growing your capital. It is also about learning each and every day something about your life as well. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ईच एंड एवरी डे आप कोई मिस्टेक करेंगे या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मिस्टेक्स करेंगे, बट आपका फ्रेमवर्क इवॉल्व करते रहता है। तो विद दिस फ्रेमवर्क वी हैव एक्चुअली डिजाइन द इंटायर SOIC मेंबरशिप। सो द SOIC मेंबरशिप हैज 4 की कोर्सेज। तो पहला कोर्स कौन सा है? दैट इज द SOIC इंटेंसिव कोर्स, जो हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। दैट इज अबाउट द लैंग्वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज अकाउंटिंग। तो आपको सिंपली सारी चीजें अकाउंटिंग से रिलेटेड, यहां तक वैल्यूएशन से रिलेटेड एंड वैल्यूएशन के डिफरेंट फ्रेमवर्क जो मैंने खुद ने इवॉल्व करे लास्ट 2 ईयर्स में, दैट इज अ पार्ट ऑफ द SOIC इंटेंसिव कोर्स। इट इंक्लूड्स अ वेबिनार ऑन फ्री cash flow analysis, balance sheet, income statement, ratio analysis, and apart from that the most important of it all, the valuation analysis and साथ साथ forensic analysis कि एक कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके सारे रीजंस आपको forensic analysis के अंदर मिलेंगे। Apart from that there is also one very important class कि why the 3 most important words in investing are earnings, earnings and earnings, which is a part of the SOIC intensive course. Second key aspect of the SOIC membership is the SOIC sectoral analysis. And SOIC sectoral analysis में one very key thing is, जो मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ कि हर एक सेक्टर की डिफरेंट लैंग्वेज है। माने हॉस्पिटल सेक्टर की डिफरेंट लैंग्वेज है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ARPOB, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, आपको देखना पड़ेगा।
फिर अगर आप केमिकल सेक्टर देखते हैं तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी बल्क केमिकल के अंदर है, स्पेशलिटी केमिकल में। उसके अलावा अगर आप जाते हैं जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वहाँ पे जाके आपको डिफरेंट लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको जाके जो मतलब एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जाके आपको जाके जो एक्चुअली के एस्टिमेट्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे, डिस्काउंट रेट्स भी देखने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में हर एक सेक्टर एक तरीके की डिफरेंट लैंग्वेज है, and ये सारी different languages are covered in the SOIC sectoral analysis. So currently we have done 12 sectoral analysis and we plan to cover each and every sector as a part of the SOIC membership. So all the past webinars and the future webinars are part of the SOIC membership. Third key course which is a part of the SOIC membership is the SOIC masterclass with super investors. तो जितने भी डिफरेंट इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, वी कीप इनवाइटिंग देम एंड उनके साथ साथ हम वेबिनार्स करते रहते हैं और उनके फ्रेमवर्क से भी सीखते हैं एंड साथ साथ उनसे क्वेश्चंस करके उनसे सीखते भी हैं। तो जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज 6 PM हमारे एक मिस्टर रोहित चौहान साथ भी वेबिनार है, और हमने रिसेंटली जैसे मिस्टर दिगंत हरिया साथ भी करा था, जो हमने यूट्यूब पे भी डाला था, वो भी देख सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जब हम SOIC ट्राइब मेंबर्स के साथ वेबिनार्स करते हैं। एंड फाइनल की थिंग इज द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स विच इज करंटली बीइंग मेड। आई थिंक सितंबर एंड में इट विल गेट कंप्लीटेड। बट फाइनेंस का जो A to Z है, इफ यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, सो बेस्ट थिंग इज कि आपको कोई अनलर्निंग नहीं करनी पड़ेगी कि कैसे आप A to Z, if you even don't want to directly invest in stocks but still you want to take advantage of India's growth story, then this course is entirely for you. So SOIC membership में even if you are a beginner, intermediate or an advanced guy, तो for all three of you there is something in the SOIC membership. And साथ साथ SOIC membership में we are coming up soon with SOIC Slack, जहाँ पे SOIC members will be able to interact with each other and साथ साथ SOIC members will be able to cross pollinate ideas with each other. So all these things are part of the SOIC membership and link to register is there in the description below. Now coming back to the analysis, अब हम बात करते हैं कि टाटा केमिकल्स स्टार्ट कब हुआ था। तो टाटा केमिकल्स वो स्टार्टेड वे बैक इन 1939 एंड मिथापुर में इनका फर्स्ट प्लांट था। एंड मिथापुर आज इनका ओल्डेस्ट प्लांट भी है। एंड मिथापुर का प्लांट आई थिंक आज ऑलमोस्ट मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड है। आई थिंक 1927 का स्टार्ट हो रखा है, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड प्लांट होने वाला है। एंड मिथापुर प्लांट में सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। एंड 1983 के अंदर टाटा केमिकल्स ने टाटा सॉल्ट भी लॉन्च करा था। दैट इज द फर्स्ट आई थिंक जो आयोडाइज सॉल्ट था जो कंट्री के अंदर उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। तो आई थिंक इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन भी बहुत ज्यादा करा था। तो आज भी आप देखते हैं टाटा कंज्यूमर के अंदर जो मार्केटिंग ऑफ टाटा सॉल्ट होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ टाटा कंज्यूमर, बट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ टाटा केमिकल्स। अगर हम टाटा केमिकल्स का बिजनेस देखते हैं तो टाटा केमिकल्स के बिजनेस में एक बेसिक केमिकल्स का बिजनेस है। तो बेसिक केमिकल्स का बिजनेस कौन सा है? सोडा ऐश का बिजनेस है। एंड सोडा ऐश के बिजनेस के अंदर यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट आज 4.2 मिलियन टन का कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है राउंड अबाउट। एंड यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोडा ऐश इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे इनकी 4 जो कैपेसिटीज इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। तो यहाँ पे कौन कौन सी 4 कैपेसिटीज इन द वर्ल्ड है? तो 2 कैपेसिटीज इनकी, एक इंडिया में, एक इनकी कैपेसिटी यूके में है राइट नाउ, एक इनकी कैपेसिटी यूएसए के अंदर है, फिर इनकी एक कैपेसिटी कीनिया के अंदर है। तो जो इंडिया के अंदर कैपेसिटी है वो सिंथेटिक बेस्ड जो केमिकल प्रोडक्शन है उसके ऊपर है। फिर जो यूके के अंदर है वो भी जो सिंथेटिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर बेस्ड है। फिर जो यूएस के अंदर है दैट इज अगेन ये यहाँ पे जो क्रोना माइंस है ये उसको ओन करते हैं। एंड जो यूएस के अंदर बेस्ड इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहां पे ऑलमोस्ट इनका अभी 25% जो एक इनका एक जो एक माइनॉरिटी स्टेक था उन्होंने एक वो दे रखा था, पर 25% माइनॉरिटी स्टेक भी इस टाइम पे एक्वायर कर रहे हैं, तो फुल इनका कंट्रोलिंग स्टेक हो जाएगा। एंड क्रोना की माइंस ये वहां पे ओन करते हैं। एंड जो कीनिया के अंदर इनकी भी कैपेसिटी है वहां पे भी क्रोना की माइंस को ओन करते हैं। तो यूएस के अंदर इनकी सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन टन पर एनम की। इंडिया के अंदर इनकी 9,17,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। यूके के अंदर इनकी जो कैपेसिटी है दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 3 लाख टन पर एनम की। एंड उसके बाद जो इनकी कीनिया के अंदर कैपेसिटी है दैट इज 3,50,000 टन पर एनम की। आई थिंक यूके के अंदर 4 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी है। अगर आप जोग्राफिकल स्प्लिट देखते हैं क्वार्टरली इनके रेवेन्यूज में, तो यूएस के अंदर इनका जो इस बारी रेवेन्यू था लाइक टन्स के अंदर तो 5,85,000 टन का था। इंडिया में लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2,10,000 टन का था। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर 9,66,000 टन में से तो ऑलमोस्ट 59 to 60% यूएस से बिजनेस आते हैं, फिर इंडिया से 21 to 22% आते हैं, फिर यूके से 8 to 9% आते हैं, बाकी जो किनिया से 7 to 8% के आसपास बिजनेस आते हैं। अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं डिफरेंट ज्योग्राफीज की, तो इंडिया में अगर आप देखते हैं तो इंडिया में 1,18,000 टन की वॉल्यूम थी Q1 FY21 में, जो बढ़ के 1,67,000 टन की हुई Q1 FY22 में, जो आज 1,69,000 टन की Q1 FY23 में। यूके में जो इनकी वॉल्यूम थी वो 62,000 टन की थी।
एंड Q1 FY23 में 65,000 टन की थी, वेराज वो Q1 FY22 में 68,000 टन की थी। कीनिया के अंदर जो इनकी वॉल्यूम थी वो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स, और अगर आप लाइक एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक देखते हैं तो कीनिया का जो इनका प्लांट है दैट इज मेजरली मेंट फॉर एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में देखते हैं तो ऑलमोस्ट कीनिया की जो वॉल्यूम्स हैं 80 to 90% आर यूज फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली। यूएस में अगर आप देखते हैं तो 40 to 45% ऑफ द वॉल्यूम्स आर यूज फॉर एक्सपोर्ट्स, रिमेनिंग ऑफ द वॉल्यूम्स आर यूज फॉर द डोमेस्टिक कस्टमर्स। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सोडा ऐश बिजनेस। बट अब सोडा ऐश बिजनेस से एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बेकिंग सोडा। एंड बेकिंग सोडा की मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या मल्टीपल एप्लीकेशन है? तो दे सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा एज एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट्स लाइक, अगर आप देखते हैं फूड के अंदर एप्लीकेशन है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एप्लीकेशन है। एक नई एप्लीकेशन रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो जो थर्मल पावर प्लांट में से जो भी पोल्यूशन निकलती है, नाइट्रॉक्स ऑक्साइड निकलता है, तो जो फ्लू गैस निकलती है, तो उसकी बेसिकली जो डिस्पर्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी रिसेंटली यहाँ पे इसका पिकअप हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो वो दोनों GHCL और टाटा कंज्यूमर क्या बोलते हैं कि वैसे वर्ल्ड वाइड डिमांड 4.5 मिलियन टन पर एनम के आसपास है सोडियम बाइकार्बोनेट की, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यूसेज ग्रो हो रही है फ्लू गैस डिस्पर्शन में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की मार्केट सोडा ऐश से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे इनका केपेक्स भी हो सकता है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे। तो अगर आप यूके के अंदर देखते हैं और इंडिया के अंदर देखते हैं तो यूके के अंदर दिस इज द फर्स्ट टाइम कि टाटा ने एक कार्बन जीरो प्लांट लगाए। तो माने पूरा प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको समझ भी आएगा। A pioneer of greener manufacturing, Tata Chemicals Europe is already one of the world's lowest carbon intensity manufacturers of sodium carbonate and sodium bicarbonate. What if we told you we could create sodium bicarbonate with net zero carbon emissions? We're proud to introduce the UK's largest carbon capture and utilisation plant. Capturing 40,000 tons of carbon dioxide every year, the plant is the equivalent of taking 20,000 cars off the roads, or to planting 20 million trees every year. In a world first, using the captured carbon dioxide, we will make net zero sodium bicarbonate. तो यूके के अंदर साथ साथ इनका यहाँ पे फार्मा ग्रेड प्लांट है, एंड यूके एंड इंडिया के अंदर दोनों की कंबाइन इनकी 230,000 to 250,000 टन पर एनम की सोडियम बाइकार्बोनेट की कैपेसिटी है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडा ऐश की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट में जो इनका रियलाइजेशन है या जो इनका ईबिटा बनता है या जो कामकाजी मुनाफा बनता है दैट इज 1.5x दैट ऑफ सोडा ऐश। माने अगर आप ये सोडा ऐश में 10 रुपए कमाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट में 15 रुपए कमाएंगे। तो मार्जिन्स आर ऑल्सो हायर and it is more of a specialty product considered both by Tata Chemicals and GHCL. One very interesting thing to notice is कि जब Tata Chemicals और Tata Consumer का डीमर्जर हुआ था तो Tata Chemicals ने क्या डिसाइड करा था, तो उन्होंने एक अपना ग्रोथ जो रोड मैप है पूरा ले डाउन करा था। तो इस ग्रोथ रोड मैप में Tata Chemicals ने क्या बताया था कि हम ऑलमोस्ट यहाँ से 2.5x ग्रो करेंगे। तो उस टाइम पे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, तो 2.5x माने 25,000 करोड़ के आसपास की ग्रोथ, जिसमें से 50% इनका डिसाइडेड था कि हम जो बेसिक केमिकल्स हैं माने सोडा ऐश के बिजनेस में होगा, बाकी 50% इनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है उसके अंदर होएगा। जिसमें से इनका ये जो रोड मैप में था कि ऑलमोस्ट जो बेसिकली जो इनका स्पेशलिटी बिजनेस है उसमें से 10% के आसपास एनर्जी साइंसेज में, 10% न्यूट्रिशनल साइंसेज में, 5% मटेरियल साइंसेज में, और उसके अलावा एग्रो साइंसेज में 25%। एग्रो साइंसेज में इनका जो रैलीज इंडिया है वो भी इनकी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, पर रैलीज इंडिया आई थिंक इज अ बिजनेस जिसको हम सेपरेटली भी एनालाइज करेंगे चैनल के ऊपर। बट ये इनके जो डिफरेंट टारगेट्स हैं इन्होंने ये दिए थे। तो पहले हम इनका एक बिजनेस एनालाइज करते हैं जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे जो आई थिंक मटेरियल साइंसेस का पार्ट आता है, दैट इज द सिलिका बिजनेस। एंड सिलिका एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कार्बन ब्लैक। तो जब हमने PCBL की वीडियो करी थी चैनल पे, दैट इज फिलिप्स कार्बन ब्लैक की, तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक इज एक्चुअली मेकिंग अ केमिकल दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कोल। तो कोल बेस्ड केमिकल बनाते हैं। तो वहां पे एक हमेशा एक जो इन्वायरमेंटल बेस का रिस्क तो रहता ही रहता है, इन साथ से एक पोल्यूशन का रिस्क रहता है। तो सिलिका इज एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पे अगर आप आके वैल्यू चेन देखते हैं सिलिका की, तो देन यू विल गेट टू नो कि जो सिलिका है दैट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सोडा ऐश। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या यूज होता है, तो सोडियम सिलिकेट है जो सोडा ऐश का एक जो बाय प्रोडक्ट है। फिर साथ साथ ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल ग्रीन रॉ मटेरियल है जो राइस हस्क ऐश के साथ यूज होता है।
फिर प्रोसेसिंग यूज होती है इसकी सिंथेटिक रूट के थ्रू, फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे 4 टाइप का सिलिका बनता है। एक तो प्रेसिपिटेटेड सिलिका बनता है, फिर एक एचडीएस बनता है, राइट। एचडीएस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ हाईली डिस्पोजेबल सिलिका। थर्ड बनता है फंक्शनल सिलिका एंड लास्ट बनता है स्पेशलिटी सिलिका। फिर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स इससे पैकेजिंग होती है, फिर लॉजिस्टिक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड यूसेज में आता है। तो जो हाईली डिस्पोजेबल सिलिका है वो टायर्स में यूज होता है, माने पैसेंजर कार रेडियल टायर्स में और ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स में यूज होता है। फिर साथ साथ जो हम प्रेसिपिटेटेड सिलिका की बात कर रहे हैं ग्लव्स में यूज होता है, फिर रीइंफोर्समेंट ऑफ टायर्स में यूज होता है, एंड साथ साथ जो सिलिकॉन रबर्स है उसके अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है सिलिका में कि इट इज अ मच मोर सस्टेनेबल केमिकल। तो जब चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के हेड बने थे तो उन्होंने टाटा केमिकल्स के अंदर एक एस और ऐड कर दिया था ग्रुप मिशन में, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। इस वजह से आप ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम सिलिका की बात करते हैं तो उन्होंने क्या यहाँ पे बताया कि सिलिका के अंदर जब हम एचडीएस की बात करते हैं तो टायर की लाइफ को ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर से इंप्रूव कर देते हैं। दैट इज व्हाट द कंपनी क्लेम्स। एंड कंपनी यहाँ पे 5x एक्सपेंशन कर रही है। अभी 10,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, तो 50,000 टन पर एनम को इस कैपेसिटी को लेके जा रही है क्योंकि कस्टमर अप्रूवल्स भी आ गए। एंड इंडिया में इस प्रोडक्ट के अभी 2 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। जो टाटा के पास मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट है वो किसी भी कंट्री के, जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है अभी इंडिया के अंदर। सो दिस इज वन डिवीजन वेयर टाटा इज एक्चुअली कमिंग अप विद अ वेरी वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। सेकेंड यहाँ पे इनोवेशन टाटा केमिकल्स इस टाइम पे क्या कर रही है, दैट इज इन द न्यूट्रिशनल बिजनेस। एंड न्यूट्रिशनल बिजनेस के अंदर टाटा इस टाइम पे क्या कर रही है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी कि जिसके थ्रू टाटा फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर के थ्रू एक फॉसेंस करके केमिकल बना रही है which is actually a substitute for dietary fiber sugar. So जो dietary fiber है इसके थ्रू मिलेगा एंड ये फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर के थ्रू बनेगा। So this is also to be used in bakery, dairy, confectionery, beverages and snacks. एक प्रोडक्ट यहाँ पे और क्या है जो बेसिकली यहाँ पे that will be used through fermentation of lactose. So this will be again used in nutritional powder. सो यहाँ पे भी इंडिया में इन प्रोडक्ट्स का कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। एंड यहाँ पे भी टाटा केमिकल्स का क्या गोल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमारे टोटल कंसोलिडेटेड सेल्स का ऑलमोस्ट 10% इस बिजनेस से आना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी रैलीज इंडिया की बात नहीं करूंगा क्योंकि रैलीज इंडिया के अंदर सीड्स का बिजनेस आता है, फिर क्रैम्स का बिजनेस आता है, फिर फॉर्मुलेशंस का बिजनेस आता है, जो मेरे को बिजनेस ज्यादा समझ नहीं आता क्योंकि वहाँ पे सिक्लिकलिटी बहुत ज्यादा रैलीज इंडिया के बिजनेस में। एंड यहाँ पे अगर हम इनकी पास्ट हिस्ट्री में देखते हैं तो इन्होंने बहुत एक्विजिशंस भी करती है एंड डाइवेस्टर्स भी करे। तो इन्होंने फर्टिलाइजर का बिजनेस भी 2017-18 के अंदर डाइवेस्ट कर दिया था। एंड साथ साथ इनका यूएस और केन्या का बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया का बिजनेस। तो इंडिया का बिजनेस एज कम्पेयर टू ईबिटा मार्जिन में इंडिया का बिजनेस हाईएस्ट होगा, बट यूएस का बिजनेस हाँ जरूर अभी बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो इनका ईबिटा मार्जिन या फिर अगर आप मार्जिन देखेंगे तो अभी रिसेंटली 20% के आसपास अभी रिसेंटली क्रॉस करें, बट इनके मार्जिन हमेशा 15 to 20% के बीच में फ्लक्चुएट भी करते हैं, जो आई थिंक 23-24% तक भी जा सकते हैं। अगर रियलाइजेशंस काफी हाई है तो 24-25% तक भी जा सकते हैं। बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और टू पैट देखें या सीएफओ टू ईबिटा देखें तो वो तो अगेन बिकॉज इट्स टाटा ग्रुप तो वो तो हमेशा हाई रही है। इन साथ साथ इनका जो डेट रिडक्शन का भी प्लान इस टाइम पे काफी ज्यादा है। तो इसके साथ हम चलते हैं टुवर्ड्स थीसिस पॉइंटर्स एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स। अब हम बात करते हैं थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर की। इस बार हम क्या करेंगे कि हम एक थीसिस पॉइंटर उठाएंगे, फिर हम एक एंटी थीसिस पॉइंटर उठाएंगे, ये जानने के लिए इंडस्ट्री का डायरेक्शन क्या है एंड आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आपकी एक्चुअली एजुकेशन भी बेटर होगी इसके थ्रू। तो पहला थीसिस पॉइंटर क्या है, दैट इज टाइटनिंग ऑफ द सोडा ऐश मार्केट। तो सोडा ऐश मार्केट में 2017 से लेके 2021 के अंदर एक डाउन साइकिल चल रही थी। ये क्या डाउन साइकिल थी, अगर आप GHCL के फाइनेंशियल्स देखते हैं, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो आपको दिखेगा वहां पे कोई ग्रोथ नहीं थी। क्यों ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि सोडा ऐश की इंडस्ट्री के अंदर ही ग्रोथ नहीं आ रही थी। माने ओवरऑल इंडिया में सोडा ऐश इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं थी और इंडिया की सोडा ऐश इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी डंपिंग भी हो रही थी रशिया से और ईरान से ग्रो यहाँ पे डंपिंग भी हो रही थी। एंड साथ ही क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि एंड यूजर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन था एंड सोलर ग्लास इंडस्ट्री उस टाइम पे जस्ट पिकअप ही कर रही थी, तो वो भी एक एवेन्यू नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे एक जो रियलाइजेशन थी, रियलाइजेशन के अंदर आपकी ग्रोथ नहीं थी, माने आपकी प्राइसिंग के अंदर ग्रोथ नहीं थी। तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं आई। बट हुआ क्या, आफ्टर 2021 अब जाके यहाँ पे वर्ल्ड में चाइना के अंदर सोडा ऐश का शटडाउन हुआ है, यूरोप के अंदर भी एक प्लांट का शटडाउन हुआ है। तो प्रोडक्शन के अंदर माने सप्लाई के अंदर टाइटनेस हुई है। तो जब सप्लाई के अंदर टाइटनेस होती है और डिमांड में थोड़ी सी भी ग्रोथ आती है तो रियलाइजेशंस फर्म अप होने लग जाती है। तो अगर आप GHCL की यहाँ कॉन कॉल देखते हैं, अगर आप यहाँ टाटा केमिकल्स दोनों की कॉन कॉल देखते हैं, तो पहले आप GHCL की देखते हैं। तो GHCL भी आपको यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगले 18 से 24 महीने तक सोडा ऐश के प्राइस हैं दे विल रिमेन फर्म,
वेराज अगर आप टाटा केमिकल्स की कॉन कॉल देखते हैं तो ये भी आपको क्या बता रहे हैं कि अगले 18 से 24 महीने तक जो सोडा ऐश के प्राइसेस हैं दे विल ऑल्सो रिमेन फर्म। तो दोनों कंपनीज सेम इंडस्ट्री की सेम ही बात कर रही हैं। वेराज टाटा केमिकल्स एक बात और क्या बोल रहे हैं कि मे बी 36 मंथ्स तक भी प्राइसेस कैन रिमेन फर्म। तो माने ये जो प्राइसिंग का ट्रेंड है दिस कैन रिमेन फर्म। पर ये तो हमने बात करी कि प्राइसिंग ट्रेंड फर्म रह सकता है, तो दिस इज द फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर। अब यहां पे एक एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है? सिंपल एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है कि ये एक इंडस्ट्री है जहां पे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनके लिए कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है और प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब मैंने जेनेसिस भी पढ़ा, जब मतलब जेनेसिस एल्केली पढ़ा, सॉल्वे भी पढ़ा और बाहर की मंगोलियन कंपनीज भी एक दो देखी, तो पता लगा कि GHCL की अगर आप कॉन कॉल देखते हैं तो मंगोलिया के अंदर एक प्लांट आ रहा है 5 मिलियन टन्स पर एनम के आसपास का। तो 5 मिलियन टन्स पर एनम का प्लांट ऑलमोस्ट नियरली वर्ल्ड की 8% प्रोडक्शन कैपेसिटी FY25 में आ रही है, दैट इज आफ्टर 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स तक तो कोई यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आफ्टर 24 मंथ्स क्योंकि 5 मिलियन टन्स का प्लांट आ रहा है सो देयर कैन बी अ प्राइसिंग इशू। उसके साथ साथ जेनेसिस करके एक यूएस के अंदर कंपनी है जो नेचुरल वे के थ्रू सोडा ऐश बनाती है, दैट हैज आल्सो कम अप विद एक्सपेंशन। आई थिंक उनका एक्सपेंशन 2022-2023 के अंदर ये अनाउंस हुआ है, तो एक्सपेंशन का टाइमलाइन नहीं पता कि वो कब कंप्लीट होएगा। उसके साथ साथ सॉल्वे का भी एक एक्सपेंशन अनाउंस हुआ है, तो सॉल्वे का भी एक्सपेंशन कब कंप्लीट होएगा वो भी हमें जानना भी बाकी है। आई थिंक वो भी नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। सो 3 एक्सपेंशंस ऑलरेडी अनाउंस्ड है। इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स GHCL का ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो GHCL भी इस टाइम पे 3500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। एंड साथ साथ टाटा केमिकल्स का भी कैपेक्स हो रहा है इस टाइम पे, ऑलमोस्ट आई थिंक मिथापुर के अंदर इस टाइम पे टाटा केमिकल्स का कैपेक्स हो रहा है, जिसमें टाटा केमिकल्स आई थिंक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी एक्सपैंड कर रहा है। एंड वो भी एक कैपेक्स है जो इंडिया के अंदर आ रहा है। आई थिंक दैट गोज लाइव इन FY24। तो ये 4-5 कैपेक्सेस लाइव जा रहे हैं। तो ये अगर कैपेक्सेस FY25 में सारे इकट्ठे लाइव जाते हैं, सो अगेन जो रियलाइजेशन है उन पे एक इंपैक्ट आ सकता है अगर डिमांड उस तेजी से ग्रो ना करे। सो दिस इज अगेन एन एंटी थीसिस पॉइंटर। तो थीसिस एंड एंटी थीसिस साथ रखने से आपको और भी मजा आएगा। सेकंड की थीसिस पॉइंटर, अभी टाटा केमिकल्स का अगर एक नियर टर्म आप ट्रिगर देखते हैं तो यूएस बेस्ड जो इनका प्लांट है, तो अभी इनके जो रेवेन्यूज की जो वहां पे बुकिंग होती थी दैट वाज सेमी एनुअली और दैट वाज एनुअली डन। तो माने उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे सेमी एनुअली या एनुअली थे, तो उस पर पुरानी प्राइसिंग नहीं थी। तो यूएस से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वहां पे क्वार्टरली प्राइसिंग पे आ गए थे। तो धीरे धीरे जैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वापस रिवाइज हो रहे हैं क्वार्टरली पे, तो यहाँ पे मैं आपको सोडा ऐश के प्राइसेस दिखाता हूँ कि प्राइसेस कैसे बढ़ गए हैं लास्ट 1 ईयर में। तो जैसे जैसे आपके रेवेन्यूज क्वार्टरली पे वापस रिवाइज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हाट विल हैपन कि आपकी जो रियलाइजेशन है वो ग्रो करते जाएंगे। सिंपली सेड, अगर आप टाटा केमिकल्स की इस बारी अगर आप ग्रोथ देखते हैं एंड सिंपली अगर आप वॉल्यूम और वैल्यू का ट्रैक करते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी चाहिए। यूएस के अंदर अगर आप टाटा केमिकल्स का अगर आप ईयर ऑन ईयर सोडा ऐश वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो डी ग्रोथ है 1% की, whereas रेवेन्यू ग्रोथ 34% है, ईबिटा ग्रोथ 59% की है, पैट ग्रोथ 176% की, सिंपली क्योंकि प्राइसिंग ग्रोथ है सोडा ऐश में। यूके में वॉल्यूम ग्रोथ डी ग्रोथ है 4% की, रेवेन्यू ग्रोथ 31% है, ईबिटा ग्रोथ 233% है, सिंपली बिकॉज वैल्यू ग्रोथ है, प्राइसिंग ग्रोथ है सोडा ऐश की। तो अगर आप इंडिया की बात करते हैं 1% वॉल्यूम ग्रोथ है, whereas रेवेन्यू ग्रोथ 48% है और ईबिटा ग्रोथ 67% है और पैट ग्रोथ 67% है। वाई सो? अगेन सिंपल रीजन फॉर टाटा केमिकल्स अगेन इज बिकॉज इस टाइम पे इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में ऑल द कमोडिटीज आर डूइंग वेल। तो इस टाइम पे सोडा ऐश की पॉजिटिव जो साइकिल है वो चल रही है इस टाइम पे, विच अकॉर्डिंग टू द कंपनीज इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 8 to 10 क्वार्टर्स के लिए these companies might be in a sweet spot when it comes to the realizations which they keep firming up। तो ये तो सेकंड की थीसिस पॉइंटर है कि ये सारी चीजें होती रहती हैं। बट यहाँ पे एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है? ये सिंपल एंटी थीसिस पॉइंटर्स है कि अगर अगले 4-5 क्वार्टर के बाद मार्केट अगर FY25 को डिस्काउंट इन करने लग गई, तो अगेन ये ना हो कि हम इन कंपनीज के लिए एक पीक रियलाइजेशन और एक पीक मल्टीपल देने लग जाए। तो दिस इज अ सेकंड एंटी थीसिस पॉइंटर। नाउ कमिंग टू द थर्ड थीसिस पॉइंटर कि टाटा केमिकल्स के जो कैपेक्स के प्लान्स है। अगर आप टाटा केमिकल्स के कैपेक्स के प्लान्स देखते हैं, सो करेंटली टाटा केमिकल्स का जो इस टाइम पे कैपेक्स प्लान है, तो जो टोटल जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन सोडा ऐश का इंडिया में हो रहा है दैट इज 2.3 लाख टन्स। बाइकार्बोनेट का यहाँ पे 70,000 टन्स का कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, सॉल्ट का यहाँ पे 3.3 लाख टन्स पर एनम का कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स इनका पूरा कितने का है? दैट इज 2900 करोड़ का। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ कैपेक्स जो FY24 to 27 के बीच में होगा, दैट इज फॉर अगेन 2000 करोड़, जिसमें ये फिर 30% से सोडा ऐश की कैपेसिटी बढ़ाएंगे
और बाइकार्बोनेट की 40% से बनाएंगे और सिलिका की जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट यहाँ से 5x लेके जाएंगे। तो सिलिका के अंदर भी इनकी काफी अच्छे से ग्रोथ आ सकती है। दीज आर द कैपेक्स नंबर्स। बट यहाँ पे अगेन एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि सोडा ऐश एक बहुत स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इट इज वेरी फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 10-12% आएगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ इस इंडस्ट्री की ही 4-5% है। तो बाइकार्बोनेट सिलिका सारी चीजें डाल के भी तो वॉल्यूम ग्रोथ शायद से इस बिजनेस में 5-7% से मैक्स टू मैक्स उससे ऊपर ना आ पाए। तो यू नीड रियलाइजेशंस टू फर्म अप फॉर बेसिकली अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और मे बी लाइक दिस एज एन आइडिया टू वर्क विद। सो दीज आर सम ऑफ द थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा केयरफुली सोचना चाहिए। तो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टाटा केमिकल्स, जहां पे हमने ये सीखा कि सोडा ऐश इंडस्ट्री एक यूनिक इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो ईबिटा मार्जिन अगर आप जीएचसीएल के भी देखेंगे सोडा ऐश बिजनेस में तो 20-25% में उनके ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड है, पर अभी 30-32% चल रहे हैं। जैसे टाटा केमिकल्स के भी ईबिटा मार्जिन हमेशा एक सस्टेनेबल रहेंगे, बहुत ड्रास्टिकली ऊपर नीचे नहीं आएंगे जैसे कमोडिटी बिजनेसेस के अंदर रहते हैं। फिर हमने सेकंड चीज इस बिजनेस एनालिसिस में क्या सीखी कि एक ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री है सोडा ऐश, तो यहाँ पे कैसे डिमांड और सप्लाई बहुत ही एक सेक्युलर रहती है, बहुत जल्दी कोई चीज कोलैप्स नहीं होती, बहुत जल्दी कोई चीज गिरती नहीं है। फिर हमने टाटा केमिकल्स का ग्रैंड प्लान देखा कि कैसे वो 50% ऑलमोस्ट जो स्पेशलिटी बिजनेस है उसको लेके जाना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि टाटा केमिकल्स के बिजनेस में जो सिलिका का बिजनेस क्या है। फिर हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का बिजनेस देखा। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स के बिजनेस के बाद हमने फिर थीसिस एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखे, और थीसिस एंटी थीसिस पॉइंटर में हमने शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स देखे और हमने लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स देखे। एंड लॉन्ग टर्म ट्रिगर में एक जो बहुत बड़ा ट्रिगर है जो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया कि यह कि एजीएम के अंदर इन्होंने बोला है कि ये लॉन्ग टर्म में अपनी जो सोडा ऐश की कैपेसिटी है उसको ये ऑलमोस्ट 4 to 4.3 मिलियन टन पर एनम से 7 मिलियन टन पर एनम के आसपास लेके जाने का इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। और ये नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं। एंड नॉर्थ अमेरिका में जो इनका जॉइंट वेंचर था, जो इनका पीयर था जिसके पास इनका 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, इन्होंने रिसेंटली उसको भी अक्वायर कर लिया। तो लॉन्ग टर्म प्लान इनके ये हैं। सो ऑल इन ऑल हमने कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि आई थिंक सोडा ऐश इज अ वेरी स्लो वॉल्यूम ग्रोइंग इंडस्ट्री, बट इट इज वेरी कंसिस्टेंट एंड अ सस्टेनेबल टाइप इंडस्ट्री which has its own cycles of realizations increasing and realizations going through a very consistent trend। तो ये तो वीडियो थी, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपको टाटा केमिकल्स की वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। अगर इफ यू लव द वीडियो जस्ट ड्रॉप अ लव्ड इट इन द चैट सेक्शन बिलो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।